हेलो फ्रेंड्स, जीआईसी लेक्चर और यूपीपीजीटी के इस लेक्चर सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर लेक्चर अपलोड किया था, तो जिसमें उसमें जो भी थियोरेटिकल पोर्शन हो सकता है जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है वो सब हमने उसमें डिस्कस कर दिया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसमें जो रूल्स बताए गए हैं उनको आप अडॉप्ट करते हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ है बीच में, तो आपको अभी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वाला क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा होगा, बट ए और बी क्या है, नंबर है या कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ए और बी दो कॉन्स्टेंट है, उनके बीच में ये क्रॉस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई से है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात तो हम वेक्टर के लिए करते हैं और यहाँ पर ए और बी स्केलर है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए टी, ये एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है जिसमें P प्रेशर है, X डिस्टेंस है और T टाइम है। तो जो ये स्मॉल a और स्मॉल b है, आपको उन दोनों का डायमेंशन पता करना है। फिर उन दोनों के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको a इंटू बी का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन टारगेट आपका है a और b का डायमेंशन पता करना। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक चीज़ बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है। आप अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, आप खुद भी एनालाइज करते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं डायमेंशन पर बेस्ड वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर होते हैं। तो ये क्वेश्चन में भी आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, P इंटू ए टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो ये कहता है कि सेम नेचर वाली क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो भी सेम नेचर का होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखिए कि दो टर्म हैं, b और माइनस हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा। एक्स स्क्वायर का नेचर और b का नेचर सेम होगा, इसी वजह से ये इस इक्वेशन में माइनस किए जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो सेम नेचर वाली क्वांटिटी को ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब b और x सेम नेचर के हैं और इनका डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा पी ए टी, वो भी तो इन्हीं के नेचर का होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी ए टी। और ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो देखिए डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, x इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन आप जानते हैं, डिस्टेंस यानी कि टाइप ऑफ लेंथ, और किसी भी टाइप की लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, आर्क हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, है ना, ये सब के केस में आप उसका डायमेंशन लिखते हैं l। तो ये l पावर 2 यानी डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l पावर 2। एक तो आपने इन दोनों की हेल्प से b का डायमेंशन पता कर लिया। अब अगर आप इन दोनों को एक साथ करते हैं, है ना, ये पहले दो को एक साथ आपने किया तो ये रिजल्ट मिला। अब ये लास्ट के दोनों जो है उनको एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू ए इंटू टी। इसमें से a को छोड़कर p और t को आप इधर ले जाके अपान में करिए तो आपको क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपान डायमेंशन ऑफ p इंटू टी। यानी आपको डायमेंशन ऑफ a अगर पता करना है तो आपको प्रेशर, टाइम और डिस्टेंस का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि कुछ खास डायमेंशन आप जरूर याद रखें। तो अब जैसे आपको यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशन रख के ए का डायमेंशन पता करना है, तो अगर आप प्रेशर की डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रेशर के लिए आप ये फार्मूला याद रखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और डायमेंशन ऑफ प्रेशर फोर्स याद रखिए कि ml t-2 और डायमेंशन ऑफ एरिया l पावर 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा ml-1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो अगर आपको फोर्स का डायमेंशन याद है तभी इतना जल्दी से आ पाएगा, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, फोर्स का निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए आप वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे, वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, तो इस तरीके से ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सीधे आप यहाँ पर डायमेंशन रखिए, एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बनेगा और p का डायमेंशन ml-1 t-2, और ये वाला जो t है इसका भी डायमेंशन होगा यहाँ पर t। सॉल्व कर दीजिए तो t पावर -2 t पावर 1 यानी t पावर -1 बनेगा, और ये l पावर -1 ऊपर जाके l पावर जो है क्या बन जाएगा, l पावर 3 बन जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ से देखिए m पावर -1 l पावर 3 t पावर यहाँ से -1 ऊपर जाके +1 यानी t, यानी ये हो गया डायमेंशन ऑफ a। तो डायमेंशन ऑफ a मिल गया, डायमेंशन ऑफ b मिल गया। तो डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b यानी a इंटू b पता करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी a इंटू बी इज इक्वल टू l पावर 2 इंटू, और ये एक
ये तो b का हमने पहले रख दिया, a का अगर रखेंगे तो m माइनस वन एल पावर 3 और t पावर कितना आ जाएगा, तो t पावर 1 यानी t आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, m माइनस वन एल पावर 5 t पावर 1 यानी कि t। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ध्यान से पकड़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, और ये कौन से a और b इन वान डेर वाल गैस इक्वेशन। वान डेर वाल गैस इक्वेशन आप जानते होंगे, रियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन होती है उसको हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं, दैट इज p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यही है वान डेर वाल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट आ रहा है a और b, इसी कांस्टेंट a और b का आपको डायमेंशन पता करना है। तो देखिए इन दोनों कांस्टेंट का डायमेंशन पता करने के लिए एक टर्म यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें और इसमें, अगर आप इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करते हैं, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्लस लिखा हुआ है बीच में, इसका मतलब प्लस के राइट में जो ये टर्म लिखा हुआ है और लेफ्ट में जो लिखा हुआ है दोनों सेम नेचर के होंगे, सेम डायमेंशन के होंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए v माइनस बी लिखा हुआ है तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, इतना आप लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर और यहाँ पर यूज करेंगे तो दो इक्वेशन आएंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू में v स्क्वायर। p इज द प्रेशर हियर, तो प्रेशर का तो आपने अभी अभी निकाला था, तो प्रेशर का क्या होता है m l माइनस वन t माइनस टू, ये तो प्रेशर का हुआ। और मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम का स्क्वायर, तो वॉल्यूम का डायमेंशन l पावर 3 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे l पावर 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हुआ m और यहाँ से आ जाएगा l पावर आपका 5 माइनस वन प्लस 6 यानी प्लस 5 और t पावर माइनस 2, ये हुआ डायमेंशन ऑफ a। इसी तरीके से अगर डायमेंशन ऑफ b आपको निकालना है तो यहाँ से देखिए डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v दैट इज द वॉल्यूम, दैट इज डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l पावर 3। तो इस तरीके से आप ये जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है इसमें जो कांस्टेंट a और b आए हैं उनके डायमेंशन को आप बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे 80% जो क्वेश्चन होंगे डायमेंशन के, है ना, 80 to 90% वो सब के सब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर होंगे। तो यहाँ से आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ करना है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b पता करना है। डायमेंशन ऑफ a अपॉन b पता करना है, तो अगर आपको a का डायमेंशन b का डायमेंशन मिल जाए तो a अपॉन b डायमेंशन आप निकाल लेंगे। और ये जो इक्वेशन दिया हुआ है करेक्ट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो अगर इन सब के डायमेंशन को यहाँ पर रख दें तो आपको a और b का डायमेंशन मिल जाएगा। और उससे पहले आप देखिए कि ये एक पूरा टर्म इस टर्म के साथ प्लस किया जा रहा है, तो इन दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका भी डायमेंशन इन्हीं के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b t स्क्वायर। तो एक बार इनको एक साथ रखिए और एक बार इनको एक साथ रखिए, तो आपको a और b का डायमेंशन मिल जाएगा। तो f इज इक्वल टू a अंडर रूट x, f का डायमेंशन f फोर्स है तो mlt माइनस 2, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बताया डिटेल में डायमेंशन के बारे में, तो आप उस लेक्चर को देखिए और वहाँ पर जो भी चीज़ें मेन पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि ग्रेडियंट या प्रवणता आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, मोमेंट या आघूर्ण आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो f का डायमेंशन आपने रखा है इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब कि अंडर रूट l लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये x जो है वो डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन l हो जाएगा। l का मतलब l पावर 1/2 है, l पावर 1/2 है, तो इधर अपान में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये l पावर 1 है और ये ऊपर जाके l पावर माइनस 1/2 बनेगा। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m और ये 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 t पावर माइनस 2, ये तो हुआ डायमेंशन ऑफ a। अगर आप इनको और इनको आपस में इक्वल करते हैं, इनको और इनको, तो डायमेंशन ऑफ b मिल जाएगा। तो f का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b t स्क्वायर, f का डायमेंशन m l t माइनस 2 और उसके बाद b का डायमेंशन इंटू में t स्क्वायर, और ये सॉल्व कर दीजिए आप, ये अपान में होगा फिर ऊपर जाएगा तो -4 बन जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू m l t माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a और b का डायमेंशन आपने पता कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है a बाई b का डायमेंशन बताइए, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया था a इंटू b का डायमेंशन बताइए। तो क्वेश्चन की मर्जी है वो आगे और आपसे क्या करवाना चाहते हैं, ऐसा कोई इक्वेशन बना के दे सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान, है ना, b का डायमेंशन बताइए। तो अगर आपको a और b का डायमेंशन पता है तो ये सारे कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो a बाई b यानी इनके डायमेंशन में इस डायमेंशन से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और ये क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इन चारों क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन दिया हुआ है और आप जानते हैं कि ये इक्वेशन किसका है, वेव का इक्वेशन है। तो ये जो वेव का इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हार्मोनिक वेव का इक्वेशन, तो इसमें आपसे पूछा गया कि ओमेगा और के का डायमेंशन बताना है। इस ओमेगा को और इस ओमेगा और ये जो के है, इन दोनों का डायमेंशन आपको बताना है और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो देखिए आप y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है वो क्या है, पूरा वो साइन के बाद जो एंगल आता है थीटा, उसी की जगह पर तो लिखा हुआ है। साइन के बाद साइन, कॉस, टेन के बाद एंगल्स यूज होते हैं और जो एंगल यूज होता है उसी की जगह पर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये पूरा पार्ट जो है वो एंगल है। ये पूरा पार्ट जो है नेचर इसका क्या है, वही है जो एंगल का नेचर होता है। एंगल का नेचर क्या होता है कि एंगल का जो डायमेंशन होता है वो होता नहीं है, दैट इज डायमेंशन लेस। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी एंगल डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल की जगह पर पूरा ये टर्म आया है, ये भी डायमेंशन लेस होगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसमें देखिए दो टर्म है, एक है ओमेगा टी और फिर माइनस करके के इंटू एक्स। इसका मतलब कि ओमेगा टी का डायमेंशन और के एक्स का डायमेंशन सेम होगा, और सेम में भी क्या होगा, तो जो इसके रिजल्टेंट का होगा दैट इज थीटा का होगा। तो थीटा डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब ये टर्म भी डायमेंशन लेस होगा, ये क्योंकि आप देखिए ऐसे लिखेंगे ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप जानते हैं कि जो रिजल्टेंट का नेचर होता है वो किसका नेचर होता है, तो जिनको भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो उन्हीं के नेचर की तरह तो इनका भी नेचर होता है। तो थीटा का नेचर, थीटा का डायमेंशन वही होगा जो कि ओमेगा टी का होगा और जो कि के एक्स का होगा, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर हम यूज करें तो आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, और लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ ओमेगा निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ थीटा अपॉन टी। थीटा कोई डायमेंशन नहीं होता है, और ये 1 मान लीजिए आप 1, और अपान में टाइम का डायमेंशन टी, तो ये टी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टी पावर माइनस 1, यानी ओमेगा का जो डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा टी पावर माइनस 1। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए आप के का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू थीटा बाई एक्स हो जाएगा, और थीटा का डायमेंशन कुछ होता नहीं है तो 1 मान लीजिए, ये नंबर लिख देंगे 1, और x जो है डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन l हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा l पावर माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ k ये हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा हो जाएगा आपका t इनवर्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा ना, ये चारों क्वेश्चन में मुझे लगता है कि हाँ, चारों के चारों जो क्वेश्चन है इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सॉल्व ना हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि डायमेंशन पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ज़्यादातर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यूज होने का चांसेस रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायमेंशन से कोई बहुत बड़े, बहुत टफ टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ सकते। तो अभी आपका मैकेनिक्स का जो पोर्शन चल रहा है मुझे लगता है ये काफ़ी ईजी है और आप सब लोगों को आता भी होगा, बट अब सिलेबस को हमने स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है कि जो जो टॉपिक उसमें आते हैं, चाहे वो टफ हो चाहे वो आसान हो, हमको एक तरफ से एक फ्रिक्वेंसी से उनको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रीवियस ईयर में एक बार पॉइंट आउट करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। यानी कि प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो इन चारों क्वांटिटी में से किस क्वांटिटी के डायमेंशन के इक्वल होता है। क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होते हैं, ये हमने कल आपको बता दिया। सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता क्या है। तो अगर प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मिल जाए तो इन चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे, सबका डायमेंशन निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि वो डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन के इक्वल है कि नहीं है। तो जैसे प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो देखिए एक फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, है ना। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत जो था, प्लैंक का क्वांटम प्रिंसिपल, यही जो H है इसी को प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू, जिसमें E क्या है, एनर्जी, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, ये आपको याद होना चाहिए। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, जितनी भी टाइप की एनर्जी होंगी सबका यूनिट जूल और सबका डायमेंशन mL2T-2।
और ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी 1 अपॉन टाइम 1 अपॉन टी रखेंगे तो ऊपर जाके यहाँ पर ये बनेगा t माइनस 1, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t इनवर्स होता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा रिजल्ट पूरा, ये आ जाएगा ml2 और ये माइनस इसमें प्लस हो जाएगा तो क्या -2 + 1 यानी कितना -1 आ जाएगा। यानी कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन ml2 t माइनस 1। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया तो अब आपको इन चारों के डायमेंशन को निकाल के ये पता करना पड़ेगा कि इन चारों में से किसका डायमेंशन इससे मैच कर रहा है। तो जैसे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का तो होता है कितना mlt-2, ये तो नहीं है, सेम नहीं है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी से तो मैच ही नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन को जब फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया तब जाके आपको प्लांक कांस्टेंट मिला है। तो फिर कैसे प्लांक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल हो सकता है, यही इसी एनालिसिस से आप समझ जाएंगे ये तो नहीं हो सकता। लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, m मास है और v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का LT-1 ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बट वो कैसे करेक्ट होगा ये देख लीजिए। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने आपको कल बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इज दी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये वेक्टर फॉर्म होता है। एंगुलर मोमेंटम L को आप R क्रॉस P के फॉर्म में लिख सकते हैं, और R क्रॉस P को जब आप मान लीजिए स्केलर की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आ जाता है, यहाँ पर mv रखेंगे और ये R, तो mvr। अब यहाँ से आप सबका डायमेंशन रखिए, मास का m और वेलोसिटी का LT-1, डिस्टेंस का L, तो ये L⁻1 ये 1 मल्टीप्लाई होकर L⁻2 बनेगा, तो ml2 और t-1। और आप देखिए ml2 t-1 ही डायमेंशन होता है किसका, यहाँ पर ये दिया हो प्लांक कांस्टेंट का। तो इसका मतलब कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन और प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन ऑफ 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज। अब देखिए ये इतना क्वेश्चन कितना ट्रिकी है कि 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको बताना है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम म्यू नॉट का डायमेंशन रखेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन आएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट का डायमेंशन अगर आप देखें तो म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है ये वैल्यू इसकी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान, ये होता है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप सोचिए कि अगर आप म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो इन सारे डायमेंशन को मल्टीप्लाई करिए, यूनिट को मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको स्क्वायर रूट लीजिए, फिर उसको ऊपर ले जाइए, तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी होता है, तो कई और सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। तो 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ये जो पूरी क्वांटिटी है इसका अलग अलग डायमेंशन देखकर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो नेचर में तो सेम होंगे दोनों। तो इसका मतलब कि सी की जो सी का जो डायमेंशन होगा वही इसका इस पूरी क्वांटिटी का भी डायमेंशन होगा। तो सी स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन आप जानते हैं LT-1 होता है। तो इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी का भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, LT-1। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन अंडरवुड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी तो याद होना चाहिए, तो सी के इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप बहुत ही नॉर्मल वे पे जैसे एकेडमिक की पढ़ाई करते हैं अगर वैसे करेंगे तो फिर कंपटीशन में और एकेडमिक में डिफरेंस कहाँ रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज सेम दैट ऑफ, और ये 4 ऑप्शन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन। आपको बताना है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन इन चारों में से किसके डायमेंशन से मैच करता है, सेम है। तो कल हमने आपको बताया था कि कभी भी ग्रेडियंट वर्ड यूज हो तो आपको समझ लेना है कि लेंथ से डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन ये डिस्टेंस मान लीजिए, और वेलोसिटी के लिए आप डायमेंशन जानते हैं LT-1 और अपान ये डिस्टेंस का हो जाएगा L, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा T⁻⁻1। और ये तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर इसका मिलने वाला है, T इनवर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि T इनवर्स किसका डायमेंशन आता है, फ्रीक्वेंसी का। T
टी इनवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आता है, तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज अ टाइप ऑफ टाइम, तो 1 अपॉन यहाँ पर टाइम का डायमेंशन टी रखेंगे और टी ऊपर जाके बनेगा टी इनवर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो टी इनवर्स होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी डायमेंशन टी इनवर्स होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट कैपिटल आर। अच्छा, ऐसे ऐसे कांस्टेंट, ऐसे ऐसे फैक्टर का डायमेंशन आपसे पूछा जाता है कि अक्सर जिसके यूनिट आपको नहीं याद होते हैं या उससे रिलेटेड फार्मूले को आप इग्नोर करते हैं। अब जैसे गैस कांस्टेंट के लिए पूछा गया है तो ये थोड़ा कम लोगों को याद रहता है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी का पूछा जाता है, सरफेस टेंशन का पूछा जाता है। तो ऐसी ऐसी क्वांटिटी का आपसे पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पूछा जाता है। तो आपको वो फार्मूला पता होगा तभी तो आप डायमेंशन निकालेंगे। अगर आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने का मेथड भी पता है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं अगर आपको उस क्वांटिटी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई फार्मूला पता ना हो। ठीक, तो गैस कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो गैस कांस्टेंट से जुड़ा हुआ एक फार्मूला आपको याद होगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसमें जो कैपिटल R आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होती है, R इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये गैस कांस्टेंट R की वैल्यू होती है। तो अगर आपको ये यूनिट पता है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सोच सकते हैं। जूल के लिए, जूल मतलब एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो रख देंगे। मोल नंबर ऑफ मोल होता है ना, अमाउंट को बताने का तरीका होता है, तो ये एक इसका डायमेंशन नहीं होगा और के जो है उसका डायमेंशन रख देंगे। तो ये सबका क्वांटिटी का आप डायमेंशन रख दीजिए तो R का डायमेंशन आ जाएगा। हम फार्मूले से सोचने की कोशिश करते हैं कि R का डायमेंशन क्या होगा। तो R इज इक्वल टू, यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PV बाई म्यू इंटू टी। तो चलिए सबका डायमेंशन रखते हैं और P का डायमेंशन क्या होगा, P इज प्रेशर। तो प्रेशर का अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे फोर्स अपॉन एरिया से, तो फोर्स MLT-2 अपॉन एरिया, यानी ये आया था रिजल्ट आपका ML-1T-2। वॉल्यूम का आप जानते हैं L पावर 3 और अपान में ये म्यू इज द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल, कितने मोल है ना, कोई सब्सटेंस आपने लिया है उसका नंबर ये बताएगा, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, ये एक नंबर है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और ये T जो है यहाँ पर ये टेम्परेचर है तो इसका डायमेंशन या तो आप थीटा यूज़ कर सकते हैं या तो आप कैपिटल K यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों यूज़ होता है बट थीटा ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो चलिए हम थीटा ही लेते हैं यहाँ पर और ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट, तो ये m यहाँ से एक सिंगल m आएगा और L-1 L पावर 3 दैट इज L पावर 2 और ये T पावर -2 और उसके बाद ये जो थीटा है वो ऊपर जाके बन जाएगा थीटा पावर -1। तो ये हो गया आपका गैस कांस्टेंट कैपिटल R का डायमेंशन जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी। अब 4 ऑप्शन दिए होंगे बट वो ऑप्शन हमने नहीं लिखा है क्योंकि अगर आप डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं तो ऑप्शन पक्का है, मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी आपको बतानी है। तो देखिए हीट कैपेसिटी बोलते किसको है, तो एक तो ये आप फार्मूला पढ़े होंगे कि Q इज इक्वल टू होता है या डेल्टा Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू में डेल्टा T। ये जो फार्मूला होता है जिसमें C जो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट का मास से जो मल्टीप्लाई होता है यानी M इंटू S कह लीजिए या M इंटू C भी बोला जाता है इसको। ये जो पूरा टर्म है M इंटू C वाला टर्म, इसी को हम बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट है और ये पूरा अगर M इंटू C इंटू डेल्टा टी करते हैं तो ये पूरा क्या है, हीट है। M इंटू C इंटू डेल्टा टी इज हीट, बट अगर इस T को आप निकाल देते हैं दैट इज पर डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितने हीट की ज़रूरत है दैट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो M इंटू सी को ही हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब आपको M इंटू सी का डायमेंशन पता करना है। हीट कैपेसिटी का मतलब कि M इंटू सी का डायमेंशन पता करना है। तो M इंटू सी का डायमेंशन पता करने के लिए क्या करना है, हीट के डायमेंशन को टाइम के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। तो M इंटू सी का डायमेंशन आ जाएगा Q बाई टी के अकॉर्डिंग। Q क्या है, हीट है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो अगर हीट एक टाइप की एनर्जी है तो इसका डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का होता है, ML2T-2। ध्यान दीजिए कि जो हीट होता है अक्सर आप जानते हैं कि हीट को हमेशा कैलोरी में ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं और एनर्जी को जूल में। बट ये जो कैलोरी है और जो जूल है वो आपस में रिलेट हो सकते हैं एक फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के बाद। तो इसका मतलब कि हीट और वर्क, जैसा कि आपने सुना होगा कि हीट और वर्क दोनों एक टाइप की एनर्जी है, बस दोनों का रीजन अलग अलग होता है।
हीट जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसमिट होता है, बट वर्क के केस में टेम्परेचर डिफरेंस मैटर नहीं करता है। तो फार्मूला आपने ये वाला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू जे इंटू क्यू, W इज इक्वल टू जे इंटू क्यू। तो अगर आप क्यू में जे से मल्टीप्लाई कर देते तो W मिलेगा, यानी हीट में जब ये एक फैक्टर है, इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी होता है। तो अगर आप Q में J से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको W मिलता है जो कि जूल में आता है, और ये जो Q है वो कैलोरी में है। तो ये रिजल्ट आपको बताता है कि वर्क और हीट के बीच में क्या रिलेशन है। तो वर्क और हीट के बीच में वही फैक्टर J का ये मतलब फैक्टर J का ही डिफरेंस है। फैक्टर J की जो वैल्यू है होती है वो 4.18 या लगभग 4.2 होती है। तो यानी हीट जो है वो एक टाइप की एनर्जी है, तो डायमेंशन एनर्जी का ही रखेंगे। और यहाँ पर यहाँ टी टाइम नहीं है, बल्कि टी जो है वो टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर है। तो ये राइज इन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए डायमेंशन थीटा यूज़ कर सकते हैं, के यूज़ कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, mL2 T-2 और थीटा -1। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी, यानी m इंटू सी। तो एक तो आप ये फार्मूला भी याद रखिए, हीट कैपेसिटी कैसे निकलता है। तो मास को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हीट कैपेसिटी होगा। उसी हीट कैपेसिटी में जब चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको सरफेस टेंशन का फार्मूला नहीं पता है तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। याद रखिए ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से हमने मेंशन किया है यहाँ पर। तो सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ पर जो मतलब पर यूनिट लेंथ पर लिक्विड के सरफेस पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, यानी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। अच्छा, एक और तरीका होता है सरफेस टेंशन के फार्मूले को लिखने के लिए, वो भी आप याद रखिए। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है सरफेस एनर्जी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो W इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, यानी डेल्टा W बाई ए। ये जो फार्मूला होता है ये भी सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने का ही फार्मूला होता है। तो ये W जो है वो सरफेस एनर्जी है और A जो है वो सरफेस एरिया है। तो अगर आप इसका यूनिट और डायमेंशन, इसका यूनिट और डायमेंशन रखते हैं तो आप सरफेस टेंशन का यूनिट और डायमेंशन इस फार्मूले से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए सरफेस टेंशन का अगर आपको डायमेंशन पता करना है तो T का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन mLT-2 अपान लेंथ का डायमेंशन L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा MT-2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यूनिट ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G मतलब क्या, कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r², ये वही कैपिटल G है। तो इसका आपसे यूनिट पूछा गया है, तो अगर आपको यूनिट पता चल जाएगा तो डायमेंशन भी पता चल जाएगा, या डायमेंशन पता चल जाता तो यूनिट भी आप बता देते। ठीक है, तो इस वजह से यूनिट पूछे या डायमेंशन पूछे, प्रोसीजर पूरा वही होता है। तो सबसे पहले तो आपको कोई ऐसा फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें ये कैपिटल G आता हो। दो फार्मूले आप सोच सकते थे, एक तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r² टाइप से, और एक ये स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन G इज इक्वल टू GME अपान re², ये भी काफ़ी फेमस फार्मूला है। तो स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का रिलेशन अगर देखेंगे तो उसमें कैपिटल G आता है, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो कैपिटल G आता ही आता है। ठीक है, तो ये कैपिटल G का अगर आपको यूनिट पता करना है या डायमेंशन पता करना है तो बाकी सारे टर्म को आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जो अपान वाले टर्म है मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये मल्टीप्लाई वाले टर्म है वो अपान में होंगे। तो डायमेंशन ऑफ G या यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू यूनिट ऑफ F इंटू r² अपान m1 इंटू m2। सबका यूनिट रखेंगे तो इसका यूनिट आएगा, सबका डायमेंशन रखेंगे तो इसका डायमेंशन आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो फोर्स का आप देखिए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mLT-2, ये r² है यानी L⁻² बनेगा, और ये अपान में मास का m होता है, 2 बार मास है तो m⁻² बनेगा। एक m से ये एक m कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये एक m जो बचेगा वो ऊपर जाके m-1 बनेगा। L1 और L2 मिलके L3 हुआ, और यहाँ से T-2। तो ये हुआ डायमेंशन, है ना, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। यूनिट की अगर बात करते हैं तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और इसका स्क्वायर, और अपान में मास और मास, किलोग्राम और किलोग्राम क्या बन जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो कैपिटल G है उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा m-1 L⁻³ T-2। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैपिटल G का जो एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये कैलकुलेशन के केस में, तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और है, और तरीके से पूछा गया है कि विच पेयर हैव सेम डायमेंशन, यानी थोड़ा सा वर्क आपका बढ़ गया है इसमें।
यहाँ पर दो दो क्वांटिटीज़ का पेयर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा पेयर इसमें है जिसमें दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पेयर का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि किसमें दोनों का सेम आ रहा है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस में है और याद है तो जल्दी से आंसर दे देते हैं, नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं होता इसका। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वर्क और टॉर्क दोनों का डायमेंशन सेम आता है। तो हम सीधे इसी पर चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए आप लिखेंगे ml, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और डिस्टेंस के लिए l मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा ml2t-2। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए फोर्स की जगह पर डायमेंशन वही आएगा mlt-2, डिस्टेंस चाहे जैसा हो, परपेंडिकुलर हो या कोई भी डिस्टेंस का तो डायमेंशन l ही आएगा। अब देखिए ये सेम क्वांटिटी वही मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर से रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, ml2t-2। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ml2t-2 जो है वो डायमेंशन ऑफ एनर्जी भी है। तो अगर इसी के साथ ये पेयर की बजाय ट्रायड, इन्होंने है ना ट्रायड बना के दिए होते, तीन ट्रायो है ना, तो वर्क, टॉर्क और एनर्जी सबका डायमेंशन क्या आता, सेम आता। तो इसलिए ये नाम याद रखिए आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट, यानी लैटेंट हीट का डायमेंशन आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेशल बात यह है कि हीट से रिलेटेड दो तीन तरह की चीज़ें, एक तो हीट जिसको आप क्यू बोलते थे, है ना, वो उसका यूनिट और मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन हीट के अलावा एक क्वेश्चन आपने किसके ऊपर देखा था, हीट कैपेसिटी के ऊपर। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो जब m इंटू में c करते हैं, m इंटू सी का मतलब कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट करते हैं, तो उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और यहाँ पर एक टर्म आ गया लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट को कैपिटल L से एक्सप्रेस करते हैं और ये फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू m इंटू L, ऐसा फार्मूला होता है। तो ये जो L है दैट इज Q बाई M, ये जो Q बाई M से L निकलता है, इस L को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखिए कि m इंटू सी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, Q को बोलते हैं हीट, और Q बाई M से जो रिजल्ट आता है Q इक्वल टू ML, आप ये फार्मूला याद रखेंगे। इसमें जो L है वो लैटेंट हीट है, ठीक है। तो लैटेंट हीट का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो हीट बाई मास, और हीट का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, जो एनर्जी का डायमेंशन होता है, यानी ml2t-2, ये तो याद ही होना चाहिए। और आप देख लीजिए कितनी बार ये यूज हुआ है। इसीलिए लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि कम से कम 4 से 5 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन आप हमेशा याद रखिए, ताकि किसी भी दूसरी क्वांटिटी का डायमेंशन आप इजीली पता कर लें। तो ये एनर्जी का आपने रख दिया, यानी हीट का रख दिया, अपान में मास, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट इज इक्वल टू L2t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन चैप्टर में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, एक थर्मल कंडक्टिविटी का। और ये फेमस इसी वजह से है क्योंकि इसका लोगों को फार्मूला नहीं याद रहता है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर है, याद रखिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पॉइज। ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी एक यूनिट है जिसका नाम है पॉइज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पॉइज किस क्वांटिटी का यूनिट है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक जो होता है उसी का मात्रक है ये। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको ईटा से एक्सप्रेस करते हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो कोई भी ऐसा फार्मूला याद हो जिसमें ईटा आता हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता हो, तो देखिए अगर आपको कोई भी फार्मूला याद हो, जैसे एक तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू वी, ये कौन सा फार्मूला है, इसको स्टोक्स फार्मूला बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो इसमें भी ईटा आता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा फार्मूला ये है कि कोफिशिएंट जो विस्कस जो फोर्स होता है उसका फार्मूला F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये जो फार्मूला होता है इसमें भी आपका ये ईटा आता है। तो आप चाहे यहाँ से ईटा का डायमेंशन निकालिए, आप चाहे यहाँ से निकालिए। हमको लगता है कि ये फार्मूला थोड़ा आसान पड़ेगा तो इसी के बारे में सोचते हैं। ईटा का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू एफ अपान में क्या आ जाएगा, एफ के अपान में आ जाएगा 6 पाई आर और वी। 6 पाई एक प्योर नंबर है तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का रखिए, फोर्स का हो जाएगा mlt-2, और ये r डिस्टेंस है तो l, और v वेलोसिटी है तो lt-1। तो ये एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो m हो गया, l ऊपर जाके बनेगा l-1, ये ऊपर जाके प्लस बनेगा और -2 + 1 बन जाएगा -1। तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ml-1 t-1 एंड इट्स यूनिट इज पॉइज।
ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है ये पॉइज भी, पॉइज पूछा जाता है क्या होता है, तो ये पॉइज जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको के से एक्सप्रेस करते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है उसके लिए वही फार्मूला जो है वो आप याद रखिए कि Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल इंटू टी। ये एक फार्मूला होता है कि किसी भी सॉलिड से स्टीडी स्टेट में कितना हीट फ्लो होता है उसका ये फार्मूला है। Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल इंटू टी। और इसमें देखिए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल जो क्वांटिटी है, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, किसी रॉड के दो एंड्स के टेम्परेचर है, और एल क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस अपान लेंथ। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ग्रेडियंट के बारे में यानी प्रवणता के बारे में बताया था कि किसी भी चीज़ के डिफरेंस को जब आप लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो उसी को आप बोलते हैं ग्रेडियंट या प्रवणता। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है यानी ताप प्रवणता है। लेकिन आपको इस थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशन चाहिए, तो के का डायमेंशन कैसे आएगा देख लीजिए। डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू का डायमेंशन डिवाइडेड बाई ए का डायमेंशन, है ना। डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू अपान डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी, और ये अपान में गया, ये भी अपान में गया, और ये जो एल है वो मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, और जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है वो अपान में जाएगा। तो सारी क्वांटिटी के डायमेंशन को रख दिया जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन आ जाएगा। तो रख देते हैं, क्यू का डायमेंशन क्या होगा, हीट का, एनर्जी का जो होता है वही आएगा mL/T - 2, है ना, mL/T - 2, और ए इज द एरिया यानी L/2, टी इज द टाइम यानी कि टी, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज टेम्परेचर, और इसका डायमेंशन भी थीटा होता है या के भी होता है, ओके। और यहाँ पर जो ऊपर एल है वो लेंथ है वो एल हो जाएगा। तो देखिए L/2 से L/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आ गया m, और यहाँ से L कितना है, ये L, और ये T⁻⁻2, ये ऊपर जाके -1 बन के -3, और थीटा भी ऊपर जाके -1। तो ये जो है वो है डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। तो ये दोनों डायमेंशन काफ़ी पॉपुलर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट और डायमेंशन दोनों, और थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी लाइटेंट हीट का फार्मूला अक्सर लोगों को नहीं पता रहता है, तो लाइटेंट हीट ये फार्मूला याद रखिए, Q इज इक्वल टू m इंटू एल, जिसमें Q हीट है और L जो है वो लाइटेंट हीट है, m मास है। तो जब हीट को मास से डिवाइड करते हैं तो लाइटेंट हीट मिलेगा, और हीट का यूनिट और हीट का जो डायमेंशन है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ L/R। तो इसमें L जो है वो इंडक्टेंस है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। तो क्या आप इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के डायमेंशन को रख के इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत कीमती है आपके लिए, और बहुत कम से कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, L/R और C इंटू R ये दोनों जो फैक्टर हैं, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ध्यान दिया होगा तो ये L/R जो है वो टाइम कांस्टेंट है, और C इंटू R भी टाइम कांस्टेंट है। इसको इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों टाइम कांस्टेंट हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो यूनिट है वो वही आता है जो टाइम का आता है, और डायमेंशन भी वही आता है जो टाइम का आता है। तो ये टाइम कांस्टेंट है, इसको हम टाउ से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू L/R भी होता है और C इंटू R भी होता है, ये अलग है और रिजल्ट ये अलग रिजल्ट है। तो दोनों ही अगर टाइम कांस्टेंट हैं, ये टाइम कांस्टेंट है, तो इनका यूनिट और डायमेंशन वही होगा जो कि टाइम का होता है। तो इसका मतलब L/R का जो डायमेंशन होगा वो T होगा, और C इंटू R का भी जो डायमेंशन होगा वो T होगा। तो अगर इस चीज़ को आप जानते हैं तो यही जानना जरूरी भी है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नहीं तो आप एक एक क्वांटिटी का अगर सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सारे क्वेश्चन आपके आते हुए भी छूट जाएंगे, है ना। ये टाइम का अगर डायमेंशन हो गया तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इस तरीके से L/R C इंटू R का डायमेंशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1/√μ0ε0 का आपने देखा वो निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के लिए ये फार्मूले आप सोच सकते हैं। तो यही पूरा तरीका है, और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बट मैं आप लोगों को एक दो होमवर्क देना चाहता हूं। ये तो आपने समझ लिया कि ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में, जैसे आप हमेशा करते आए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, फिर वहाँ पर हम रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप सब लोग इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आपका अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो वहां पर हम आपको फिर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, और हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं व्हाट इज डायमेंशन। तो जब सिलेबस में आगे हम लोग बात करेंगे जहां पर ये इम्पीडेंस टर्म आएगा तो वहां पर तो डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, बट अभी हम नहीं डिस्क्लोज करने वाले हैं व्हाट इज इम्पीडेंस। या आपका एफर्ट होना चाहिए कि आप पता करिए इम्पीडेंस क्या होता है, उसका डायमेंशन कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में इतना हिंट आपको दे सकते हैं कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो आपने पढ़ा है
उसी में उन्हीं तीनों में से किसी एक से इसका कोई रिलेशन है कंप्रेसिबिलिटी का। ठीक है, तो हमने आपको यानी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों होती हैं और स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेन जो होता है, उसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था। तो कंप्रेसिबिलिटी उन्हीं तीनों में से किसी एक से रिलेट करता है, तो आपको इसका डायमेंशन भी बताना है। अगर आपको फार्मूला मिल जाएगा तो, पता चल जाएगा तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का भी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इम्पीडेंस, कंप्रेसिबिलिटी और एंट्रोपी। इन तीनों क्वांटिटी का डायमेंशन आप फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप